वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 4th के लिए हिंदी के चैप्टर नंबर 11 को पढ़ाऊंगी। जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं वो सभी हैंड टू हैंड लिखने बता दूंगी ताकि अलग से वीडियो देखने में आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो चलो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बुक के पेज नंबर 127 पर चैप्टर नंबर 11 है और इसका नाम है कविता का कमाल। तो देखो बच्चों, ये जो एक कहानी है ना, एक आलसी लड़के की है। जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे ना, आपको समझ में आता जाएगा कि वो बच्चा पहले कितना लापरवाह होता है। बहुत पुरानी बात है। मदन नाम का एक लड़का अपनी माँ के साथ गांव में रहता था। माँ बेटे दोनों ही बहुत गरीब थे और लड़के का नाम क्या था बच्चों? मदन था। उनके पास पैसे कमाने का कोई ज़रिया नहीं था, यानी कि साधन नहीं था। पर फिर भी मदन दिन भर खेल कूद के अंदर ही अपना समय बिता देता था। परेशान होकर एक दिन उसकी माँ ने कहा, अब मैं तुझे बिठाकर नहीं खिला सकती, जा कुछ पैसे कमा कर ला। क्योंकि उसकी माँ बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, तो उन्होंने परेशान होकर कहा कि जा, अब मैं तुझे बिठाकर नहीं खिला सकती, तू जा पैसे कमा कर ला। मदन घर से निकल पड़ा पैसे कमाने के लिए। वे गहरी सोच में डूबा था कि कैसे पैसे कमाए जाएं। अचानक उसे ढिंढोरा पीटने की आवाज़ सुनाई दी। देखो जैसा कि इस पिक्चर में दिख रहा है ना। मदन को क्या दिखाई सुनाई दी? ढिंढोरा यानी कि ढोलक पीटने की आवाज़ सुनाई दी। सुनो सुनो सुनो, राज दरबार में कवि सम्मेलन हो रहा है। सबसे अच्छी कविता सुनाने वाले को 100 अशर्फियाँ पुरस्कार में मिलेंगी। क्या सुनाई दी उसको आवाज़? क्या ऐलान सुना उसने कि जो भी राज दरबार में यानी कि राजा के सामने सबसे अच्छी कविता सुनाएगा उसको 100 अशर्फियाँ इनाम में दी जाएंगी। मदन चौकन्ना यानी कि हैरान हो गया। 100 अशर्फियाँ, ये तो बना बनाया अफसर है। वो सीधे राजमहल की ओर चल पड़ा। चलते चलते वो सोच रहा था कि उसने कभी कविता तो रची ना थी, वो क्या सुनाएगा। नेक्स्ट पेज पर आएंगे 128 पर। वे वहाँ पहुंचकर उसने सोचा कि रास्ते में कुछ ना कुछ सूझ ही जाएगा। यानी कि मदन ने सोचा कि जब तक रास्ता तय होगा तब तक मेरे दिमाग में कविता सुनाने का कोई आइडिया आ जाएगा। थोड़ी दूर पहुंचा तो उसे एक कुत्ता दिखाई दिया। कुत्ता पंजे से ज़मीन खोदने में लगा था। तो मदन ने अपनी कविता की एक पंक्ति सोच ली। खुदुर खुदुर का खोदता है। क्या सोची उसने कुत्ते को देखकर अपनी कविता की पंक्ति? खुदुर खुदुर क्या खोदता है। ये पंक्ति उसे इतनी पसंद आई कि उसे दोहराते हुए वे एक तालाब के पास पहुंचा। वहां उसको एक भैंस दिखी पानी पीती हुई, जैसा कि आपको पिक्चर के अंदर दिख रहा है। मदन बोल पड़ा, सुरूर सुरूर का पीबत है। यानी कि मदन गाय से कहता है कि तू सुर सुर करके क्या पी रही है। तो मुस्कुराते हुए वो आगे बढ़ा। इतने में उसे एक पेड़ की डाल पर चिड़िया बैठी दिखाई दी। पत्तियों के बीच में वे सर निकालकर इधर उधर झांक रही थी। अब उसे देखते ही मदन के मन के अंदर एक और पंक्ति आ गई। उसके मुंह से निकल पड़ा कि ताक झांक का खोजत है। यानी कि ताक झांक करके चिड़िया तू क्या खोज रही है। तीनों पंक्तियों को रखते हुए वो चलता गया। रटते रटते उसे अपने आप एक और पंक्ति सूझ आई। हम जानत का ढूंढत है। यानी कि हम जानते हैं कि तू क्या ढूंढ रही है या क्या ढूंढत है। ये पंक्ति उसने अपने पास से अपनी कविता के अंदर ऐड कर ली, क्योंकि उसे राज दरबार में कविता सुनानी थी। अब तो सचमुच उसके मन में लड्डू फूटने लगे कि कितने आराम से वे कविता रास्ता चला जा रहा था। तभी उसे सर की आवाज़ सुनाई पड़ी। मदन ने चौंक कर देखा कि एक सांप रेंगता जा रहा है। उसने आगे की भी पंक्तियां तैयार कर ली। सरक सरक कहाँ भागत है। यानी कि तू सरक सरक कर कहाँ भाग रहा है, ये अगली पंक्ति थी कविता की। जानते हो, जानत हो, हम देखत हैं। फिर वो कहता है कि तू जानता है कि हम देख रहे हैं, तू सरक सरक कहाँ भाग रहा है। यानी कि गांव की भाषा में कहता है हमसे ना बच सकता है। यानी कि वो कहता है कि तू हमसे नहीं बच सकता। अब केवल एक पंक्ति बाकी रह गई थी, पर मदन निश्चिंत था। यानी कि उसे यकीन था कि वे चलते चलते भी उसे अगली पंक्ति समझ में आ जाएगी। राजधानी पहुंचा तो राजमहल का रास्ता ढूंढने की समस्या खड़ी हुई। पास में खड़े एक आदमी ने मदन से पूछा, भैया आपको राजमहल का रास्ता मालूम है? क्यों नहीं, उस आदमी ने उत्तर दिया, मुझे नहीं तो और किसे मालूम होगा। मदन ने सोचा कि अवश्य ये राजमहल का ही कोई कर्मचारी होगा। उसने पूछा कि आप कौन हैं साहब?
तो उत्तर मिला धन्नुषः। मदन के दिमाग में एकाएक बिजली खोंदी। धन्नुषः, भाई धन्नुषः, क्या बढ़िया शब्द थे। उसने इन्हीं शब्दों से अपनी कविता बना डाली। वे खुशी खुशी राजमहल पहुंचा। अंदर घुसने से पहले उसने अपनी कविता को एक बार और दोहराया। तो किस तरीके से कविता बनकर तैयार हुई। सबसे पहले कुत्ता देखा था, खुदर खुदर का खोदत है। फिर भैंस देखी थी, वो बोला था सुरूर सुरूर का पीबत है। फिर ताक झाक का खोजत है। फिर चिड़िया मिली थी, है ना, हम जानत हैं क्या ढूंढत है। तो उसने चिड़िया को जवाब दिया था हम जानत हैं क्या ढूंढत है। सरक सरक कहाँ भागत है। सांप से कहा था जानत हो हम देखत हैं, हमसे ना बच सकता है धन्नुषा, भाई धन्नुषा। नेक्स्ट पेज में आएंगे 130 पर। तो राजमहल में कवि सम्मेलन शुरू हो गया। एक एक करके कवि अपनी कविता सुना रहे थे। बारी आने पर मदन ने भी अपनी कविता सुनाई। सुनने वाले एक दूसरे का मुंह ताकने लगे कि क्या अर्थ है इस विचित्र कविता का। पर किसी ने भी ये नहीं दिखाया कि उसे कविता समझ में नहीं आई। राजा के सामने वे मूर्ख नहीं दिखना चाहते थे, यानी कि किसी को भी उसकी कविता समझ नहीं आ रही थी, मगर सभी इस तरीके से बैठे हुए थे विद्वान बनकर राजा के सामने कि हाँ हमें सब समझ आ रहा है, ताकि किसी की भी इंसल्ट राजा के सामने ना हो। उस रात राजा साहब की भी नींद गायब हो गई। मदन की कविता उनको सता रही थी। छज्जे पर खड़े होकर वे कविता दोहराने लगे। सोचा कि शायद इसी तरह इस पहेली को बूझ पाए। संयोग से उसी समय कुछ चोर राजा के खजाने में सेंध लगा रहे थे, यानी कि खजाना चुरा रहे थे। जिस समय राजा खड़े होकर उस कविता के मायने ढूंढ रहे थे, तो उनमें से एक चोर वही धन्नुषा था जिसने आज दिन में मदन को राजमहल का रास्ता बताया था। ऊंची आवाज़ में राजा साहब बोलते जा रहे थे खुदर खुदर क्या खोदत है। चोरों ने सुना तो वो चौंक कर रुक गए। राजा की आवाज़, क्या किसी ने देख लिया था उन्हें। डर के मारे चोरों का गला सूखने लगा। अपने साथ ज़मीन को मुलायम करने के लिए वो पानी लाए थे। धन्नुषा ने उठकर एक आध घूंट निकला। तभी राजा साहब बोले सुरर सुरर क्या पीबत है, यानी कि उन्होंने मदन की कविता दोहराई। पर उस समय चोर पानी पी रहा था। चोरों को काटो तो खून नहीं। सहम कर इधर उधर झांकने लगी कि कोई पकड़ने तो नहीं आ रहा। राजा ने फिर कहा ताक झाक का खोजत है, हम जानत क्या ढूंढत है। ये सुनकर चोरों ने सोचा कि किसी तरह जान बचाकर भागा जाए। वे दबे भाव बाहर सरकने लगे, पर राजा की फिर आवाज़ आई सरक सरक कहाँ भागत है, जानत हो हम देखत हैं, हमसे ना बच सकते हैं धन्नुषा, भाई धन्नुषा। धन्नुषा की तो सांस रुक गई। उसने सोचा कि अब कोई चारा नहीं, बस राजा साहब से दया की भीख मांग सकता हूँ। दौड़कर उसने राजा साहब के पैर पकड़ लिए और विनती करने लगा क्षमा कर दीजिए महाराज, अब मैं भूलकर भी ऐसा काम नहीं करूँगा। वैसे हमने कुछ लिया नहीं है, आपका ख़जाना सही सलामत है। यानी कि राजा जो कविता पढ़ रहे थे, चोरों को लग रहा था कि राजा उनके लिए पढ़ रहे हैं, तो वो डर के मारे उन्होंने राजा के आगे सरेंडर कर दिया। राजा साहब हक्के भक्के रह गए। उन्होंने तुरंत सिपाहियों को बुलाकर छानबीन कराई तो पता चला कि उनका खजाना लुटते लुटते बचा था। मदन को बुलवाया गया। राजा ने शाबाशी देकर कहा ये सब तुम्हारी कविता का कमाल है। मदन को सोना चांदी देकर माला माल कर दिया गया। अब वो खुशी खुशी अपने गांव लौट आया। अब उसके पास अपने और अपनी माँ के खाने के लिए पर्याप्त धन था। देखो किस तरीके से मदन ने एक कविता गढ़ी मन लगाकर, मगर वो कविता उसकी वर्क कर गई। जैसे कि किसी भी यूट्यूबर की वीडियो यूट्यूब पर वर्क कर जाती है और वो रातों रात धनी हो जाता है, इसी तरीके से यहाँ पर मदन ने जो कविता गढ़ी थी वो रातों रात वर्क कर गई और वो उस कविता से अमीर बन गया। अब बच्चों इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हैं। पहला क्वेश्चन है कि क्या आपको कथा कहानी सुनना पसंद है, अपने उत्तर का कारण बताएं। तो आंसर लिखोगे कि हाँ मुझे कथा कहानी सुनना पसंद है, क्योंकि इसमें से न केवल मनोरंजन होता है बल्कि हम नई नई बातें भी सीखते हैं। कहानी सुनने से हमारी सोचने की क्षमता भी बढ़ती है। अगला क्वेश्चन है कि इस लोक कथा का सबसे रोचक हिस्सा कौन सा है और क्यों है। तो आप लिख सकते हैं कि
देखो मैंने यहाँ पर लिख रखा है, पढ़कर बताती हूँ। सेकंड आंसर है, सेकंड यहाँ पर लिखा है, इस लोक कथा का सबसे रोचक हिस्सा वे है जब मदन की कविता ने राजा का खजाना बचा लिया। ये इसलिए रोचक है क्योंकि मदन ने बिना सोचे समझे कविता बनाई, लेकिन उसी कविता ने चोरों को डराया और खजाने को बचाने में मदद की। थर्ड क्वेश्चन है कि राजा का खजाना मदन की कविता के कारण बचा या राजा के कारण, जो कविता को ज़ोर ज़ोर से बोल रहे थे। तो आप आंसर लिखेंगे कि थर्ड का आंसर है, राजा का खजाना मदन की कविता और राजा की समझदारी दोनों के कारण बचा। कविता के कारण चोर डर गए और राजा के बोलने से उन्हें लगा कि वे पकड़े जा चुके हैं। तो बच्चों थर्ड आंसर हैंड टू हैंड स्क्रीनशॉट लेकर लिख देना। इसी तरीके से देखो फोर्थ क्वेश्चन है, राजमहल में जब मदन ने आपसी अपनी कविता सुनाई तो सुनने वाले एक दूसरे का मुंह क्यों तक रहे थे। तो आप इसका आंसर लिखोगे कि जब मदन ने अपनी कविता सुनाई तो सुनने वाले लोग आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि कविता का कोई स्पष्ट अर्थ नहीं था। वे सभी एक दूसरे से पूछ रहे थे कि इसका अर्थ क्या हो सकता है, क्योंकि कविता थोड़ी अलग और अनोखी थी। तो चौथे का आंसर भी मैंने आपको पढ़कर बता दिया। अब देखो यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन है कि आप इस कहानी का कोई और शीर्षक बताना चाहेंगे। तो इस कहानी का अन्य शीर्षक मदन की कविता रख सकते हैं, क्योंकि मदन की कविता से राजा का खजाना बचा था। है ना बच्चों, पांचों क्वेश्चन मैंने आपको पढ़कर बता दिए हैं। अब ऑप्शनल क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि सुरर सुरर का देश यानी कि पीबत है, देश का खोदत है। तो खुदर खुदर क्या खोदत है। आप कौन है साहब, उत्तर मिला धन्नु शाह। अब नेक्स्ट पेज पर आ जाओ। यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सी घटना सबसे पहले घटी। तो सबसे पहले है कविता की लाइन, खुदर खुदर क्या खोदत है, सुरर सुरर क्या पीबत है, ताक झाक क्या खोजत है, हम जानत का ढूंढत है। पाँचवें नंबर पर होगी सरक सरक कहाँ भागत है, छठे पर जानत हो हम देखत हैं। सातवें पर है हमसे न बच सकता, है ना, हमसे न बच सकता है। आठवें नंबर पर है धन्नुषा भाई धन्नुषा। तो आपको इसको सीक्वेंस के अंदर अरेंज करना है और फिर ये बताना है ना, कि कौन सी लाइन कौन से नंबर पर आएगी। मैंने यहाँ पर अरेंज कर रखा है। अब यहाँ पर कुछ चित्र हैं। देखो पहले चिड़िया का चित्र है, ताक झाक का खोजत है, फिर कुत्ता है, खुदर खुदर का खोदत है, फिर भैंस है, सुरर सुरर क्या पीबत है, फिर सांप है, सरक सरक कहाँ भागत है। नेक्स्ट पेज पर आएंगे। 4 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि जब मैं तुझसे और बिठाकर नहीं खिला सकती, अब मैं तुझे और बिठाकर नहीं खिला सकती, मदन की माँ ने ऐसा क्यों कहा। तो आंसर होगा कि मदन की माँ ने ये बात इसलिए कही क्योंकि वे बहुत गरीब थी। वे चाहती थी कि मदन कुछ पैसे कमा कर लाए ताकि वे उसे खिला सके। सेकंड क्वेश्चन है कि जब मदन ने महल का रास्ता पूछा तो धनुषा ने ऐसा क्यों कहा कि अगर वे नहीं तो और कौन जाएगा। तो आंसर होगा कि धनुषा ने ये बात इसलिए कही क्योंकि वह स्वयं महल में चोरी की योजना बना रहा था, इसलिए उसे महल का रास्ता अच्छे से पता था। तीसरा क्वेश्चन है कि देखो पहला और दूसरा ध्यान से लिख लेना। अब तीसरा क्वेश्चन है कि कहानी में मदन की कविता को विचित्र कहा गया, क्या आपको भी लगता है। तो हाँ, मुझे भी मदन की कविता विचित्र लगी। कविता के शब्द अलग अलग जानवरों और चीज़ों से जुड़े थे जिनका कोई स्पष्ट अर्थ नहीं था। फिर ये कविता राजमहल में चोरों को पकड़ने में भी मदद करती है, इसलिए मुझे ये कविता विचित्र लगी। चौथा क्वेश्चन है कि राजा को मदन की कविता पहली जैसी लगी और आपको कैसी लगी। तो आप चौथे का आंसर लिखोगे कि राजा को ये कविता पहली जैसी लगी क्योंकि कविता का कोई स्पष्ट अर्थ नहीं था। मुझे ये कविता दिलचस्प लगी क्योंकि ये अपने आप में एक चुनौती थी। तो चारों क्वेश्चन मैंने आपको पढ़कर बता दिए हैं। अब आगे है सुरुर सुरुर का पीपत है, पंक्ति में पीने के साथ साथ सुर सुर शब्द का प्रयोग किया गया है। तो आप पहले का आंसर लिखोगे कि सुरूर सुरूर शब्द का प्रयोग पीने के लिए इसलिए किया गया है क्योंकि ये भैंस के पीने की आवाज़ है और लयबद्धता को दर्शाता है। जब भैंस पानी पीती है तो वे उसकी आवाज़ सुरर सुरर जैसी लगती है।
इसी तरीके से बच्चों सेकंड क्वेश्चन है कि दरबार में कभी सम्मेलन हो रहा है, सबसे अच्छी कविता सुनाने वाले को 100 अशर्फियाँ पुरस्कार में मिलेंगी। 100 अशर्फिया से आप क्या समझते हैं? तो आप इसका आंसर इस तरह से लिखोगे। देखो मैंने यहाँ पर लिख रखा है 100 अशर्फियों यानी सोने के सिक्के जो पुराने ज़माने में बहुत मूल्यवान माने जाते थे। ये एक बहुत बड़ा इनाम था। ठीक है, सेकंड का आंसर हो गया। थर्ड है सरक सरक कहाँ भागत है, पंक्ति में सरक सरक किसके लिए प्रयोग किया गया है? यहाँ सरक सरक का प्रयोग ही क्यों किया गया है? तो देखो तीसरा आंसर किस तरीके से लिखोगे आप, इसको ऊपर कर देती हूँ। थर्ड आंसर होगा सरक सरक शब्द सांप के लिए इस्तेमाल किया गया है। उसकी चाल से जो हल्की आवाज़ आती है उसे सरक सरक कहा गया है। ये शब्द सांप की चाल को मज़ेदार और समझने में आसान बनाने के लिए कविता के अंदर लिखा गया है। चौथा क्वेश्चन है कि अब कोई चारा नहीं, बस राजा साहब से दया की भीख मांग सकता हूँ, ऐसा धनुषा ने क्यों सोचा? तो इसका आंसर आप लिखोगे, चौथे का आंसर थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ ताकि क्वेश्चन भी साथ ही साथ आपको दिख सके। तो देखो चौथे का आंसर आप लिखोगे धनुषा ने ये इसलिए सोचा क्योंकि उसे लगा कि उसकी चोरी पकड़ी गई है। उसने सोचा कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है, इसलिए उसने राजा से दया की भीख मांगने का इरादा किया। अब देखो यहाँ पर भी कुछ क्वेश्चन हैं, 3 क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है कि यदि मदन रोज़गार की खोज में घर से बाहर नहीं निकलता तो क्या होता? तो आप इसका आंसर लिखोगे, पहले का आंसर यदि मदन रोज़गार की तलाश में घर से बाहर नहीं निकलता तो शायद वे अपनी माँ के लिए पैसे नहीं ला पाता और दोनों को भूखा रहना पड़ता। सेकंड क्वेश्चन है कि अपनी कल्पना और अनुमान से बताइए कि राजमहल कैसा होता होगा। तो आप इस आंसर को इस तरीके से लिख सकते हैं, मेरी कल्पना के अनुसार राजमहल बहुत बड़ा और सुंदर होता होगा। विशाल बगीचे, फव्वारे और सुंदर सजावट होती होगी। महल के अंदर भव्य कमरे और बड़े बड़े झूमर और शाही सामान होते होंगे। ठीक है बच्चों, स्क्रीनशॉट लेकर तीसरे का आंसर लिख देना। सेकंड का आंसर है, ये सेकंड है। थर्ड है राजा के ख़जाने में क्या क्या होता होगा और कितना कितना होता होगा। तो थर्ड आंसर में आप लिखोगे कि राजा के ख़जाने में सोने चांदी के सिक्के, हीरे, रतन, मोती, जवाहरात और अन्य कीमती धातुएं और बहुत अधिक संपत्ति होती होगी। अगला क्वेश्चन है बच्चों, मदन की कविता से प्रसन्न होकर राजा ने उसे विदा करते समय क्या क्या उपहार दिए होंगे। तो आंसर होगा कि मदन की कविता से प्रसन्न होकर राजा ने उसे सोना, चांदी, रतन तथा मूल्यवान उपहार दिए होंगे। संभवतः राजा उसकी माँ के लिए भी धन भिजवाया होगा राजा ने, ताकि वे प्रसन्न होकर अपने घर लौट सके। अब देखो यहाँ पर एक टेबल है, माँ के लिए खर्च करने हेतु है ना सुझाव। राजा ने मदन को बहुत सारा धन दिया होगा, उसे ये सब कहाँ कहाँ खर्च करना चाहिए? आप क्या क्या सुझाव दोगे? जैसे कि माँ के लिए कपड़े खरीदना, कुछ पैसे बैंक में जमा कराना, बच्चों की शिक्षा पर वो खर्च कर सकता है, गरीबों की भी मदद कर सकता है। आपकी राय अगर कोई हो तो मदन को अपनी माँ की ज़रूरतों का ध्यान रखना चाहिए, भविष्य के लिए कुछ धन बचाना चाहिए ताकि किसी भी संकट में काम आ सके। मदन को कुछ धन शिक्षा पर खर्च करना चाहिए ताकि औरों को भी लाभ हो सके, और मदन को गरीबों की भी मदद करनी चाहिए, है ना। हम अपनी मर्ज़ी से भी यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिख सकते हैं इस जगह पर भी कि मदन को उन पैसों से क्या क्या करना चाहिए। अब देखो बच्चों यहाँ पर 2 क्वेश्चन हैं। कहानी सुनना और सुनाना सभी को पसंद होता है। नीचे दिए गए निर्देश यानी कि डायरेक्शन के अकॉर्डिंग आपको कहानी सुनानी है। स्वयं को मदन की जगह पर रखकर ये कहानी अपनी मातृभाषा या अपनी पसंद की भाषा के अंदर सुनाएं। तो किस तरीके से हम इस कहानी को लिख सकते हैं? पहला आंसर अपनी मातृभाषा में, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि मेरे दोस्त मदन ने मुझे एक बहुत ही मज़ेदार कहानी सुनाई थी। वे बहुत गरीब था, लेकिन एक दिन वो कुछ कमाने के लिए घर से निकला और राजमहल में कविता सुनाकर उसने इनाम जीत लिया। उसकी कविता सुनकर चोर डर गए और पकड़े गए। राजा ने उसे बहुत सा सोना, चांदी और कई उपहार दिए। मुझे ये कहानी बहुत प्रेरणादायक लगी।
इसी तरीके से मदन आपका मित्र है। मदन ने कुछ समय पहले आपको ये कहानी सुनाई थी, अब आप ये कहानी अपनी कक्षा के अंदर सुनाएं। देखो तो आप इस तरीके से सुना सकते हो, मैं विद्यालय में कुछ इस प्रकार नोटिस बोर्ड से सूचना दूंगी। अब बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन है कि सांप रेंग कर चलते हैं। रेंग कर चलने वाले कौन कौन से जीव जो होते हैं? तो रेंग कर चलने वाले जीव है सांप, केचुआ, छिपकली, मगरमच्छ आदि। राजमहल में कवि सम्मेलन की सूचना देने के लिए ढंढोरा पीटा जा रहा था। आजकल ऐसी सूचनाएं कैसे दी जाती हैं? तो आजकल ऐसी सूचनाएं मोबाइल, संदेश, सोशल मीडिया, समाचार पत्र आदि से दी जाती हैं। थर्ड क्वेश्चन है कि आपके विद्यालय में कवि सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, आप इसकी सूचना कैसे देंगे? तो थर्ड आंसर आप ऐसे लिखेंगे कि मैं विद्यालय में कुछ इस प्रकार नोटिस बोर्ड से सूचना दूंगी। हमारे विद्यालय में शुक्रवार को दोपहर 12 बजे कवि सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इच्छुक छात्र छात्राएं हिंदी शिक्षक से संपर्क करें। हिंदी शिक्षक से सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि समय पर सभा कक्ष के अंदर पहुंच जाएं। तो इस तरीके से हम सूचना दे सकते हैं अपने स्कूल के अंदर। अब देखो बच्चों, यहाँ पर कुछ कन्वर्सेशन है। मीडिया, कवि सम्मेलन में पुरस्कार पाकर आपको कैसा लग रहा है? तो मदन कह रहा है बहुत अच्छा लग रहा है, मेरी कविता ने मुझे ये पुरस्कार दिलाया। अब मीडिया वाले पूछते हैं कि आप इस उपलब्धि का श्रेय किसे देना चाहोगे? तो मदन कहता है कि इस सफलता का श्रेय मैं अपनी माँ को देना चाहूँगा। मीडिया, आपको राज दरबार में कविता सुनाना कैसा लगा? तो मदन कहता है मुझे अच्छा लगा, क्योंकि राजा भी मेरी कविता ध्यान से सुन रहे थे। मीडिया, आगे आपकी क्या योजना है? मदन कहता है कि मेरी योजना है कि मैं अपनी कविता के माध्यम से समाज को जागरूक करूं। मीडिया कहती है कि बहुत बहुत धन्यवाद मदन जी। तो मदन भी कहता है धन्यवाद। यहाँ पर बच्चों कविता की कुछ पंक्तियाँ हैं, आप इसे अपने आप पूरा करेंगे। जैसे डाल डाल क्यों कूद रहा, खो खो क्यों बोल रहा, बंदर जी भाई बंदर जी, क्या आप नदी में चल रहे हैं जी या जंगल में घूम रहे हैं जी। आप अपनी मर्ज़ी से कैसे भी इस कविता को पूरा कर सकते हैं। आगे है, मुहावरे हमेशा एक ख़ास अर्थ देते हैं, है ना। जैसे फूला न समाना मुहावरे का अर्थ है अत्यधिक प्रसन्न होना। वाक्य प्रयोग होगा इसका, विद्यालय की खेल प्रतियोगिता में पुरस्कृत होकर राजू फूला न समाया। अब देखो इसी तरीके से यहाँ पर दो मुहावरे हैं, आपको उनका अर्थ और वाक्य बताना है। तो मन में लड्डू फूटना यानी कि अत्यधिक खुशी महसूस होना। वाक्य होगा कि जब मदन ने राजा से इनाम में सोने चांदी का पुरस्कार लिया तो उसके मन में लड्डू फूट रहे थे। मुँह ताकना, ध्यान से देखना। राज दरबार में जब मदन ने कविता सुनाई तो सभी लोग मुँह ताकने लगे, क्योंकि कविता का अर्थ समझ में नहीं आ रहा था, है ना। यहाँ पे लिख दो, कविता का अर्थ समझ में नहीं आ रहा था। तो दोनों ही मुहावरों के अर्थ और वाक्य मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। आगे है, निम्नलिखित गद्यांश में कहीं कहीं विराम चिन्हों का प्रयोग हुआ है, इस गद्यांश को उचित ठहराव के साथ पढ़िए। उसे देखते ही मदन के मुंह से निकल पड़ा, ताक झाक क्या खुज्जत है। तीनों पंक्तियों को रटते हुए वो चलता गया। रटते रटते उसे अपने आप एक और पंक्ति सूझ गई, हम जानत क्या ढूंढत है। अब आपको इसी तरीके से उचित चिन्हों का प्रयोग करना है, जैसे कि क्या ताक झाक कर रहे हो, यानी कि क्या ताक झाक कर रहे हो, क्वेश्चन मार्क आएगा। अरे वाह के बाद बच्चों ऐसे विस्मयादि बोधक का निशान आएगा। क्या चौका मारा है, फिर अल्पविराम आ जाएगा। आइए राजा से मिलवाता हूँ, आइए के बाद विस्मयादि बोधक का मार्क आएगा और राजा से मिलवाता हूँ के बाद यहाँ पर, है ना, अल्पविराम आ जाएगा। दादी देखते ही बोली कहाँ जा रही हो, है ना। दादी देखते ही बोली, यहाँ पर कोमा आएगा, फिर यहाँ पर इस तरीके से एक और कोमा आएगा और लास्ट के अंदर ऐसे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा।